जिस बच्चे के लिए वो कर रहे हैं ना, उसका बचपन ही छिन जाता है। क्योंकि जब वो प्ले स्कूल में जाता है, वो पेरेंट्स से कहीं न कहीं डिटैच्ड हो रहा है। जिनको अपना व्यवसाय के बारे में पढ़ना था, काइंड ऑफ बिज़नेस, जिनको बिज़नेस बढ़ाना था, तो वो जाते थे चस्तेशाला में। सिंध का घोड़ा और सिंध के नमक को सैंधव कहते हैं। अब आप खाना खा रहे हैं और आप बोलेंगे ज़रा सैंधव ला के दो, तो मैं आपको घोड़ा ला के थोड़ी दूँगी। संस्कृत की जहाँ तक बात है, तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे जो बेस्ट मिला वो युधिष्ठिर मीमांसक जी की किताब। पहली बात तो 6 महीने और 1-2 साल के बच्चों को तो डालना ही नहीं चाहिए। मिनिमम एज जो होनी चाहिए 3 साल होनी चाहिए, और वो भी कुछ घंटों के लिए भेजो। न्यूक्लियर फैमिली में रहने के कारण अपने ही एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हो गए, उनसे भी उनको स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। मुझे लगता है कि आप या तो बच्चे पैदा ही ना करो, अगर करो तो ये ध्यान रखो कि एटलीस्ट 5 साल आप उसको फुल टाइम दो। नमस्कार। संगम टॉक्स मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे शिक्षा व्यवस्था की जब भी बात होती है तो बहुत सारे बदलावों की बात होती है, बहुत सारे प्राचीन जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में बात होती है, गुरुकुलों की बात होती है। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो डिस्कस हमेशा होता है कि ब्रिटिश आए और उन्होंने गुरुकुल हमारे समाप्त कर दिए, अपनी व्यवस्था लाई, और उस व्यवस्था से हमारी जो आज की शिक्षा व्यवस्था है उससे हम बिल्कुल बहुत सारी खामियां हैं, संतुष्टि नहीं है। और जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सोनाली कौशल जी। सोनाली कौशल जी का मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे देता हूँ। सोनाली कौशल जी पेशे से चिकित्सक हैं। वे यूके में रहती हैं और पिछले कई वर्षों से वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर के रूप में भारतीय प्राचीन जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की व्यवस्था हो और भी जो अन्य विषय हैं, उन पे उनका गहन अध्ययन रहा है। और इसीलिए एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव भी है उनका, क्योंकि वो भारत में ही पली बढ़ी। और अब जब वो बाहर रह रही हैं तो शिक्षा का वहाँ पे क्या स्तर है, वहाँ पे क्या सोच है शिक्षा को लेके, उसको भी वो नज़दीक से देख रही हैं। साथ ही प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था की जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में भी वो अध्ययन कर रही हैं। तो इस विषय को थोड़ा सा और विस्तार में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सोनाली कौशल जी हैं। सोनाली जी नमस्कार, बहुत नमस्ते। बहुत आपका स्वागत है इस थैंक यू। पॉडकास्ट में। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग शिक्षा के व्यवस्था की बात करते हैं, तो मैं शुरू करना चाहूँगा इस बात से कि आपने शिक्षा भारत में आपकी हुई और अब आपके सुपुत्र हैं वो वहाँ पे शिक्षा पा रहे हैं। तो एक बेसिक कंपैरिजन या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या डिफरेंस है, और जिसको लेके मतलब एक डिफरेंस तो है, ये तो सभी जानते हैं कि अलग अलग डिफरेंस है। उसमें ऐसा क्या है जिसको कि हम कह सके कि ये चीज़ें वहाँ से लेने लायक हैं? गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की आपने बात की, तो इसलिए मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ से उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जिसको बहुत सारे अंग्रेज़ों ने एक्सेप्ट भी किया है, और जिसका हम बहुत अच्छा विवरण देख सकते हैं। धर्मपाल जी ने 5 वॉल्यूम्स लिखी अपने जो भी उनकी राइटिंग्स थी, उसके 5 वॉल्यूम्स। उसके 3rd वॉल्यूम्स में उन्होंने इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन ऑफ 18th सेंचुरी में के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल्स और उनके जो रिसर्चर्स थे, उनके भी रिपोर्ट्स दिए हैं। तो उनके आधार पर अगर मैं कहूँ तो इन शॉर्ट वो शिक्षा व्यवस्था जो हमारे यहाँ थी एक्चुअली गुरुकुल वाली, वो वहाँ फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने भी शायद फेस किया होगा, हमने तो फेस किया है और बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि बच्चा नर्सरी क्लास में जैसे पढ़ना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता है कॉम्पिटिटिव फील्ड का। मतलब उसे एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में धकेल दिया जाता है। जबकि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो बच्चे का दिमाग जो होता है ना, वो उस टाइम पे इतना मेंटल प्रेशर लेने को रेडी नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे नर्सरी क्लास से ही भारी बस्ते, ट्यूशन लगा देना कि भाई हमारा बच्चा कहीं से कम नहीं होना चाहिए।
ये चीज़ मैंने वहाँ बिल्कुल नहीं देखा। एंड इनिशियली तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये लोग पढ़ाते भी हैं कि नहीं। बट जब आप बच्चों से बात करो, उनका प्रोग्रेस देखो, तो लगता है कि नहीं, बच्चा लर्न तो कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें किताबें दे दी जाती हैं, उसको रट्टा मारो। वो उनके माइंड में है कि बच्चे जो हैं वो पिक्चर इमेज से, विजुअलाइजेशन से चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। तो आप वहाँ स्कूल्स के क्लासरूम में जाएंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, वहाँ पे ABCD भी अगर सिखा रहे हैं, फोनेटिक्स भी सिखा रहे हैं, तो वो ए डांस करता हुआ आएगा बहुत फनी वे में। मैंने सुना है कि यहाँ पे भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, बट इतना ब्रॉड लेवल पे वो चेंजेस नहीं है। और द वर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ दिखा कि जब पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो वो अपने बच्चों को 2 साल 2.5 साल की उम्र से प्ले स्कूल में डाल देते हैं। हाँ, ये एक टेंडेंसी है। मुझे लगता है कि वहाँ से आप अपने बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं खराब करते हो। प्ले स्कूल में डालना गलत नहीं है, बट द ड्यूरेशन, माँ बाप की भी एक तरह से मजबूरी होती है कि कंपटीशन और रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको बहुत ज़्यादा अर्न करना है टू मेक देयर चिल्ड्रंस लाइफ स्टेब्लिश और सेटल करने के लिए। लेकिन उसमें वो क्या होता है कि जिस बच्चे के लिए वो कर रहे हैं ना, उसका बचपन ही छिन जाता है। क्योंकि जब वो प्ले स्कूल में जाता है, वो पेरेंट्स से कहीं ना कहीं डिटैच हो रहा है एट दैट टाइम। इमोशनली वो स्टेबल नहीं हो रहा है, और प्ले स्कूल के लोगों से अगर वो अटैच हो रहा है तो थोड़े दिन बाद तो उसका स्कूल फिर चेंज हो रहा है, स्कूल में जाएगा। तो जो एकेडमिक उसके जो रिलेशनशिप बन रहे हैं फ्रॉम प्ले स्कूल टू कॉलेज, वो तो चेंजेबल है। चेंज कौन नहीं हो रहा है, वो है पेरेंट। लेकिन वो पेरेंट कितना टाइम दे रहे हैं। एंड इसका मैंने भी फेस किया है कि जब कोचिंग पीरियड में होते हैं, उस टाइम पे वो एक ऐसा कुरुक्षेत्र होता है जिसमें किसी बच्चे का पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी फेल करना इज़ लाइक उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देने जैसा है। उस टाइम पे पेरेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, एक ऐसे पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है जो उसको मोटिवेट करे, जो उसको कहे कि हम हैं ना, तुम टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। कई कई सारे केसेस में, बहुत सारे केसेस में तो पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। जैसे मेरे भी पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, अभी तक काफ़ी सपोर्टिव हैं। और इन दैट टाइम पेरेंट्स बोलते अरे हम तो तुम्हारे लिए सारा कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, हम इतना पैसा लगा दिए, तुम पास नहीं कर पाए। तो फाइनेंशियल प्रेशर, पेरेंट्स का इमोशनल प्रेशर जो उनके लिए होता है, झेलना बहुत मुश्किल होता है। और NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। पर डे 28 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कारण तो मैं रिजर्वेशन को भी मानती हूँ कि रिजर्वेशन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जिसे सिर्फ हिंदू समाज के लिए कहा गया था, वो उसमें अब दूसरे समुदाय को भी जोड़ा जा रहा है। तो एक जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है, जो बहुत ही मेरिटोरियस मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, और वो उस कंपटीशन, मतलब हमारे टाइम तक तो स्टिल ठीक था कि चलो 50% है। अ, अब वो बढ़ के 70% तक हो गया है कहीं कहीं। अब इन दैट सिचुएशन आप सोचिए कि उस बच्चे की क्या स्थिति होगी। और इन इन सब मैटर पे मैं वीडियोस भी बनाती रहती हूँ कि कैसे कोई 60 से भी बिलो परसेंटाइल पे किसी एक विशेष वर्ग का होने की वजह से उसको वो सीट मिल जा रही है, और कोई 92 परसेंटाइल ला के भी फेल करके, अभी एक बच्ची थी अदिति शर्मा, उसने सुसाइड किया। एक बच्चे ने अपना पैर काट लिया कि उसको PWD कोटा से मेडिकल में एडमिशन मिल जाए। ये इनफैक्ट यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि यहाँ जब आप बाहर जाके यूके में आप देख रही हैं शिक्षा व्यवस्था, और गुरुकुल की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमें अंदाज़ा है कि वो एक आइडियल पढ़ाने का तरीका था।
उससे क्या एलिमेंट्स उन्होंने लिया है? मतलब एक होता है शिक्षा के प्रेजेंटेशन का तरीका जो आपने बताया कि एक विजुअल प्रेजेंटेशन और ये सब, लेकिन उसके जो मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं गुरुकुल शिक्षा के, उसमें से कुछ एलिमेंट्स या कौन से वो एक दो एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने अपनी शिक्षा में शामिल किया है? तो इसके लिए अगेन हम धर्मपाल जी की बुक से ही आपको कंटेंट उठाते हैं, हालांकि इसके इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी मिल जाते हैं। जैसे अलेक्जेंडर वॉलकर थे, ही वाज स्कॉटिश कर्नल इन 1820, भारत में जब वो आए थे। तो उन्होंने कहा कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत सौम्य और व्यवस्थित है, एंड इस पद्धति को उन लोगों ने अपनाया। ठीक है, मतलब कि बर्डन नहीं डाल रहे थे यहाँ पे। और सर थॉमस मुनरो, तो इन्होंने तो मालाबार का किया था एलेक्जेंडर ने। सर थॉमस मुनरो ने भी जो मद्रास प्रेसिडेंसी का किया। उसके अलावा विलियम एडम्स थे, उन्होंने पंजाब का किया। तो सब में एक चीज़ कॉमन थी कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे से सराहा है, और उन्होंने बताया है कि इस चीज़ को यूरोप को कॉपी करना चाहिए। ओके। हाँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सर थॉमस मुनरो की बात बताती हूँ कि जैसे हमारे दिमाग में भर दिया गया, जो मैं मेंटल कॉलोनाइजेशन की बात करती हूँ, दिमाग में भर दिया गया कि स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नहीं था, यस। और दोष किसको दिया जाता है? धर्म ब्राह्मण, को। हाँ, धर्म को, ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को, तो खासकर ब्राह्मण तो सॉफ्ट टारगेट है। तो लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो सर थॉमस मुनरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो द्विज थे उनकी संख्या कम थी गुरुकुल्स में, और जो द्विज नहीं थे उनकी संख्या ज़्यादा थी पढ़ने के लिए। और सर थॉमस मुनरो कहते हैं वहाँ जब ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जब उनकी आती है तो वहाँ पे वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही हाई सिविलाइजेशन का एक कैरेक्टर है जो हमने भारत की शिक्षा पद्धति में देखी है। तो वो ऐसे तो नहीं कह देते हैं इस चीज़ को। एंड ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड कि उनको फ्रेंड ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था एट दैट टाइम। तो ब्रिटिशर्स ने बेड़ा गर्क किया है, लेकिन बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गए हैं वो बताया नहीं गया। विलियम एडम्स की जहाँ तक बात है, विलियम एडम्स ने बताया कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी पंजाब का उनको बेसिकली मिला था। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि गर्ल्स के लिए अलग स्कूल होते थे, बॉयज़ के लिए अलग स्कूल होते थे। एंड जो सिक्खी स्कूल होते थे, एक हमें किसी को नहीं पता होगा, 2 तरह के स्कूल होते थे। एक होता था पाठशाला, एक होता था चस्तशाला। चस्तशाला, चष्टशाला। चस्तशाला, CHSAST, चस्तशाला, और या उसको महाजनी स्कूल भी कहते थे, महाजनी पाठशाला भी कहते थे। ओके। तो यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती थी? तो वही मैं बता रही हूँ आपको कि उस स्कूल में जैसे पाठशाला में वो बच्चे पढ़ते थे जिनको ब्राह्मण शिक्षा, जैसे कि ब्राह्मण कौन हो रहे थे? जो आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, ये सारे एजुकेशन। लेकिन जिनको अपना व्यवसाय के बारे में पढ़ना था, काइंड ऑफ बिजनेस, जिनको बिजनेस बढ़ाना था, तो वो जाते थे चस्तशाला में। ओके। हाँ, तो बेसिकली जो हम वो आज के डेट में वोकेशनल स्किल्स या स्किल डेवलपमेंट या लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वो शिक्षा व्यवस्था में एम्बेडेड थी, हम ये कह सकते हैं। हाँ। और एक गवर्नर लिटना हुए, उनका आई थिंक 1832 का रिपोर्ट है, 1832 ही है। हाँ, तो उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि इनिशियल जो एजुकेशन होता था उसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी बच्चों की, जो शुरुआती शिक्षा, पहले तो 5 वर्ष से पहले भेजते नहीं थे। 5 वर्ष तक होम घर परिवार के बीच में रहना था, बच्चों को संस्कार सिखाया जाता है। तो प्रथम गुरु जो माँ को कहा जाता है, वो माँ प्रथम गुरु होती थी, जो उसको रहन सहन और सिविल एटिकेट्स का ज्ञान देती थी। उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता था तो उसको अकाउंट्स, अर्थमेटिक्स और लिटरेचर के तौर पे रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवतम पढ़ना कंपलसरी था, ताकि उनका चारित्रिक विकास भी। तो चारित्रिक विकास अभी अगर हम देखें तो ये न्यूनतम होता जा रहा है कि माई लाइफ माई चॉइस। अगर माई लाइफ माई चॉइस हो जाए तो फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल? इनफैक्ट
ये तो हमारा जो रामायण महाभारत और इसका जो ये था, हमारे प्रेजेंस था हमारे सिस्टम में, वो तो ख़त्म हो ही गया। फिर एक अगर आपको भी याद होगा शायद, स्कूली शिक्षा के दौरान हम लोगों को मोरल साइंस का एक पूरा चैप्टर, एक क्लास होता था, एक हाँ, सब्जेक्ट मोरल होता साइंस था। का सब्जेक्ट होता थोड़ा था। वो ईसब की कहानियाँ और ईसा की कहानियाँ, कुछ वो भी थोड़ा वो, मेरा एक बहुत अब वो बड़ा भी कंप्लेन। वो भी समाप्त हो गया है। वो भी जो मोरल साइंस की कहानियां थी, आपको काल्पनिक कहानियां बताने की क्या जरूरत थी? हमारे पास अगर आपको कहानियां सुनानी ही थी तो चाहे आप राजपूताना इतिहास ले लो, जैसे कि जेम्स टॉड की बुक है, वो भी हमको एक ब्रिटिश से सीखना पड़ रहा है कि हमारा राजपूताना इतिहास जो है वो 1000 साल तक कैसे स्ट्रगल करता रहा, कैसे उनका कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस चलता रहा। चाहे उस बीच में दूसरे ये छत्रपति शिवाजी महाराज भी आए, सिखों का भी योगदान है, क्वीन विक्टोरिया ने, या फिर सेंट जेवियर्स का ये स्टेटमेंट है कि सबसे जो बड़े शत्रु हैं वो तो ब्राह्मण्स हैं, क्योंकि उन्होंने वो इंसाइट देते हैं लोगों को, वो उकसाते हैं लोगों को कि हमारे खिलाफ वो लड़ें। तो उन सब चीज़ों को आप मोरल साइंस में क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? हमारा असली इतिहास जब था, हमारा असली इतिहास ही नैतिक शिक्षा है। हाँ, अगर हम हाँ, चाहें तो ऐसा कह आप सकते हैं। क्या ज़रूरत थी, मतलब बप्पा रावल के पास एक राजवाड़ा था, अपना आराम से राजा बन के रहते, राइट, कोएलिशन करके। सही बात। आप आज के टाइम पे ये सिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि राजपूतों का मुगलों के साथ कोएलिशन हो गया, आप जोधा अकबर का फेक स्टोरी सुना देते हैं मूर्ख बनाने के लिए, जबकि फैक्ट ये था कि हजारों रानियां जो साथ में जौहर कर लेती थी, रानियां तो एक दो कुछ ही होती थी, लेकिन जो महिलाएं महिलाएं होती होती थी, थी, बिल्कुल, प्रेग्नेंट हाँ, होती थी, छोटे छोटे बच्चियों के साथ वो जौहर करती थी। बिल्कुल, क्यों करती थी? आपको ये पढ़ाना चाहिए था ना एग्जैक्टली। कि जो आक्रांता थे वो इतने बर्बर थे कि वो डेड बॉडीज को को नहीं भी नहीं छोड़ते थे। छोड़ते थे। आप बलिया के हैं, आपको शायद पता होगा कि बिहार में या जो ईस्टर्न हाँ, यूपी हाँ, है, हाँ, हाँ। वहाँ पे शादी होती है लड़कियों की तो सुअर का दांत हाँ, पहनाते हैं आज पहनाते हैं भी। आज भी। उसका रीजन क्या है? वो हमारे पूर्वजों की एक व्यवस्था है कि तुम याद रखो कि हम तुमको किस चीज से निकाल कर तुम्हारे धर्म और तुम्हारे सिविलाइजेशन और तुम क्या हो इस चीज की हम रक्षा कर पाए। बिल्कुल। इवन मुसलमानों में भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे रिचुअल्स को, सिंदूर दान, कई सारे मुसलमान ये सब फॉलो करते हैं। ये होता है कई जगह, हाँ, वो अलग तो अलग मुझे उनके लगता वो है कि है। वो मजबूरी में जो कन्वर्ट हुए ना, उन्होंने अपने रिचुअल्स को जिंदा रखा होगा कि एक दिन शायद हमारे बच्चे अपने रूट्स की तरफ लौट के आए, जब उनको पता चले कि अरे नहीं, ये हमारा एक्चुअल रिचुअल ये है, तो हमारे रूट्स ये है। लेकिन वही है, शिक्षा व्यवस्था ही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमें वो जो मेंटल कोलोनाइजेशन वाला गुण है, वो काफ़ी हद तक बहुत सारे यंग माइंड्स को खा चुका है। ये चीज़ मेरे उसमें भी ये प्रश्न है कि जैसा आपने बताया कि वोल्कर हैं या अलेक्जेंडर हैं, कई लोगों ने अपनी बातें कही, सर्वे रिपोर्ट्स दिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है, एंड दे हैव प्रेज्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो गुरुकुल का था, जो प्राचीन पाठशाला और ये सब, अपने पार्लियामेंट में उसको प्रेज किया है, ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे पिछले 150 सालों से या लगभग उसी उतने ही समय से हम लोग अगर एक व्यक्ति को जानते हैं तो वो है मैकॉले। हम लोग हर चीज़ आज भी जो है हम कहते हैं कि भाई मैकॉले आया, उसने कुछ कहा। मैक्सिमो मैक्योले। हाँ, इन लोगों ने बदल दिया जो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको बदला, कहा कि नहीं अंग्रेज़ी की इम्पोर्टेंस बहुत होनी चाहिए। अंग्रेज़ी के इम्पोर्टेंस को भी लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जैसे आपका परिवार बाहर भी रहा, तो वहाँ की भाषा, ये ठीक है कि आप यूके में हैं तो वहाँ की भाषा अंग्रेज़ी है, लेकिन क्या हर उस देश की भाषा, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपको ऐसे लोग दिखते हैं कि अंग्रेज़ी का ही इम्पोर्टेंस हर जगह है, कि देखिए, देश हम कोई भी हो? अंग्रेजी के इम्पोर्टेंस को नकार तो नहीं सकते, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी है हाँ, आज के टाइम पे। जी। और लेकिन आपको बता दो कि चाणक्य ने जो कहा था ना कि विदेशी महिला के पुत्र को कभी राजा नहीं बनाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल सही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज ब्रिटिश सिटीजन हूँ, ओवरसीज इंडियन मुझे कहा जाता है, बट जो प्रेम मुझे अपने देश से रह गया है, जो ख़त्म नहीं होता, हम्म,
कर्मभूमि होते हुए भी मेरा लगाव उतना वहाँ से नहीं हो पाता है। शायद वहाँ के लोग ये बात जाने तो उनको बुरा भी लगेगा कि तुमको सब कुछ हमारे थ्रू मिल रहा है, बट स्टिल बिकॉज़ माँ माँ होती है, ठीक है? तो वो जो नेचुरली जिस चीज़ से मैं कनेक्टेड हूँ, जहाँ से मेरा ओरिजिन है, जहाँ से मैं जिस मिट्टी से मैं बनी हूँ, तो वो नेचुरल है, वो नहीं ख़त्म हो सकता है। हाँ। एंड उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के पूरा एफर्ट लगा रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के लोगों को एक भाषा को भाषा की तरह लेनी चाहिए। अंग्रेज़ी को जो सुपीरियरिटी आप लोगों ने सुप्रीमेसी दे रखी है यहाँ पे, वो सुप्रीमेसी ना देकर एक भाषा के तौर पर ही रखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप जाएँगे ना, तो हिंदी को आज भी इंग्लिश रिप्लेस नहीं कर पाई है। चलिए आप कॉर्पोरेट जॉब को एक तरफ साइड करिए, कॉर्पोरेट में ठीक है इंग्लिश के बिना काम नहीं चल रहा आजकल। इनफैक्ट अगर आप देखें कॉरपोरेट में भी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है हाँ, वो इंग्लिश में होता है, हाँ। लेकिन आपस में लोग बात अपनी भाषा में हिंदी ही में ही करते करते हैं। हैं। लेकिन जैसे हम जैसे लोग हो गए, जो पब्लिक सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, जिनको आम जनता से कम्युनिकेट करना है, वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा या हिंदी, क्योंकि हिंदी इज़ द मेजर वे टू कम्युनिकेट विथ आवर पीपल। हम अपने लोगों से तो हिंदी में ही कम्युनिकेट करते हैं ना, अगर आप साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को छोड़ दे तो। जी। तो इस वजह से हिंदी को इंग्लिश रिप्लेस नहीं कर पाया है। लेकिन बहुत दुखद होता है कि जैसे मैं अपने गाँव ही गई थी, तो कुछ लोग ऐसे मिले और अपने बच्चों को मिलवाने के लिए ले आते हैं। नहीं देखो, अभी भी मैं वहाँ पे बहुत 2-2 3-3 साल के बच्चों की दीदी हूँ हाँ, और वो तो अपने होता से है। बड़े लोगों की बुआ बुआ हूँ। हूँ, हाँ, वो हाँ, होता है। तो ऐसा तो एक्सटेंडेड इस फैमिली तरह में से ये लोग होता है। मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। तो वो मुझे जब बोलते हैं, मेरा बेटा ना इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, मेरी बेटी ना इंग्लिश स्कूल में पढ़ रही है, तो उन लोगों को ये बात बोलने में बहुत गर्व होता है और मुझे ये सुनकर थोड़ा अंदर दुख होता है, क्योंकि ये गलती उनकी नहीं है, गलती इस चीज़ की है कि हमको अपने जो ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे ऋषि पाणिनि हूँ, अष्टाध्यायी व्याकरण उन्होंने दिया, उनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है। एक कोई भी भाषा बिना व्याकरण के उसका अस्तित्व नहीं है, राइट? अब जब व्याकरण हमने दिया और अमेरिकन हिस्टोरियन विल डुरंट ने इसी आधार पे कहा होगा कि जो संस्कृत भाषा है वो सभी यूरोपीय भाषा की जननी है। भारतीय सिविलाइजेशन जो है वो बाकी सिविलाइजेशन का जनक है। तो ये उन्होंने ऐसे हवा में तो नहीं कहा होगा, उसका आधार यही सब रहा होगा। अब सोचो आप कि इन सब फैक्ट्स से हम लोग बिल्कुल अनटच्ड हैं, जबकि हमारे यहाँ हर बच्चे को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए था। और आप बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो आपको क्या लगता है, ये तो एक जैसे हमारे यहाँ अभी डिमांड होती रहती है कि सिलेबस भी बदला जाए और शिक्षा व्यवस्था भी बदली जाए, क्योंकि सिलेबस बदलना एक बात है, तो खास करके जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अभी जो भी आपने अध्ययन किया है उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि कहाँ वो रह गया, वो बात रह गई कि हमें पूरी तरह से अपनी सिस्टम्स लाने हैं, अपनी अपनी शिक्षा व्यवस्था लानी है, अपने तरीके और अपनी भाषा लानी है? ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना, तो दुनिया तो उसको घंटा नहीं पूछने वाली है, ठीक है? जैसे आपके या मेरे या हमारे माता-पिता अगर हमें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते कि हम आज लायक बन सके, तो क्या आपको लगता है कि कोई पड़ोस का या दुनिया का कोई और आके हमको पाल-पोस के इस लायक बना देता जिस लायक आज हम हैं? नहीं। तो उसी तरह से जो हमारी भाषा है, जो हमारा कल्चर है, अगर हम उसको क्रिटिसाइज़ करने बैठ जाएँ, हम ही उसको ना अपना पाएँ, और हम ऐसा नहीं है कि हम उसका झूठा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, हम सच्ची चीज़ दिखा रहे हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं। स्टिल एक बहुत बड़ा तबका है समाज का, जिसको हम लेफ्टिस्ट कह लें या एथिस्ट, कम्युनिस्ट कह लें, वो जानबूझ के फॉल्सली क्रिटिसाइज़ करता है, तब बहुत तकलीफ़ होती है कि आप हो हमारे देश के, आप हो हमारे अपने व्यक्ति,
हम आपको अपनों में काउंट करते हैं, चाहे इस देश का क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इवन पारसी या ज्यूज, क्योंकि भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसने उन कल्चर्स को भी, उन धर्मों को भी संजो के रखा है जो अपनी मातृभूमि से उखड़ गए थे। बिल्कुल। ठीक है, जैसे बहाई रिलीजन जो लोटस टेम्पल है, इस टाइप के ज्यूज जो खत्म हो गए थे, वो भारत में ही आके सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो ऐसे इस कल्चर से उत्पन्न लोगों को अगर इस चीज का बोध नहीं है कि भाई तुम क्या हो एक्चुअली, और खुद ही क्रिटिसाइज, बहुत सारे मैं ऐसे खंडन करती रहती हूँ, और तो बहुत सारे जो उनके सपोर्टर्स होते हैं जिनका खंडन करती हूँ, वो मेरी बातों को नहीं काटते, लेकिन आके बहुत गाली प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके जाते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। आप एक जागरूक संविधान को मानने वाले अगर जागरूक नागरिक हैं, तो आपको जाके देखना चाहिए कि भाई मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। इसके पीछे ये जो आपने बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग इन द सेंस की इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आपका इंस्टा पेज है अवेकनिंग भारत का, तो उसमें आप अपनी बात रख रही हैं, आप किसी को पर्सनल अटैक या पर्सनल कोई वो तो कर नहीं रही हैं, आप बिल्कुल नहीं, कभी सिविलाइजेशनल नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं। बिल्कुल कभी नहीं किया लेकिन मैंने। अटैक्स पर्सनल आते हैं, तो एक तो ये समझ में आता है कि जो हमारे समाज में जो बेसिकली कमज़ोर लोग हैं उनको, कमज़ोर लोगों के लिए सबसे आसान होता है स्त्रियों पे पर्सनल अटैक करना, किसी भी प्रकार का चारित्रिक चारित्रिक अटैक वो भी चारित्रिक होता है, अटैक हाँ। वो करना। लेकिन आपको लगता है कि इस अटैक के पीछे भी एक प्रकार का कुछ ऑर्गेनाइज सिस्टम भी है बिल्कुल, कि एकदम से आपने कुछ डाला और वो इन्फ्लक्स ऑफ एकदम वो बाढ़ सी आती कमेंट्स है आता है, हाँ। कि, और इसका अर्थ ये फिर लगता है कि कोई है जो इस व्यवस्था नैरेटिव को को, कंट्रोल कर रहा है। व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है, और ये इस नैरेटिव जब ध्वस्त होने लगता है तो उसको तकलीफ होती है, और तब वो अपने लोग या तो उनको इशारा करता है या जो भी करता है। इस तरह की चीज़ें आपको, मतलब क्योंकि आप डायरेक्ट लाइन ऑफ अटैक अगर हम कहें तो आप अक्सर आ जाती हैं, जबकि आप अपनी बात कर रही हैं सिर्फ। जी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस बारे में? इस बारे में यही एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप, अगर आपने मेरा प्रोफाइल अभी रिसेंटली अगर देखा होगा, कुछ दिन पहले ये स्थिति हो गई थी कि मैं ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रही थी, तो लोग मुझे कहने लगे थे कि ब्राह्मण हो तुम, ब्राह्मण हो तुम, ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, इस तरह से कह रहे थे। फिर मैंने महाभारत का, भीष्म पितामह का एक रेफरेंस देकर एक पोस्ट बनाया कि नहीं, भीष्म पितामह ने कहा था महाभारत में कि क्षत्रिय का धर्म होता है कि ब्राह्मण की, स्त्री की या कमजोर की रक्षा करे, तो मैं तो वही कर रही हूँ। जैसे रुचि तिवारी का केस हुआ था, उस टाइम पे मैंने ब्राह्मणों के सपोर्ट में बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। फिर उसके बाद अभी मुक्तेश्वर आनंद जी का वीडियो आ गया योगी जी के अगेंस्ट में, तो उसमें मैंने मनुस्मृति को ही कोट करके ऐसा बोल दिया कि जो वहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं सन्यासियों के लिए, उस हिसाब से वो सही नहीं बैठते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने अपने वक्तव्य बहुत ज़्यादा रखे, उसमें मैंने निश्चलानंद सरस्वती जी के वक्तव्य को रखा है जहाँ उन्होंने उनको शंकराचार्य मानने से मना कर दिया। बट आप सोचिए कि लेवल ऑफ हेट कितना ज़्यादा है कि उसके लिए मुझे विदेश में रहने के लिए टारगेट किया गया कि मैं कुल और जाति से मुझे, हट गए हाँ, मुझे क्योंकि बिल्कुल से, आप विदेश हाँ चले गए। हाँ, मैं पतित हो चुकी हूँ। ये सब चीज़ों को रह के लेकर, या जब तर्क में नहीं जीत पाए तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो वेश्या का मंच लगता है। भाई मैं पूछती हूँ कि अगर वेश्या का मंच ऐसा होता है तो फिर तुम वेश्या किसको कहोगे? हाँ, अगर मतलब धर्म ये और तो कल्चर खैर को बात करना वेश्या का मंच होता है, तो तुम्हारे लिए क्या वो अधिक सुचिता वाला मंच है जहाँ पे तुम सारी सरमाया जहाँ पे छोड़कर कल्चर का को बिल्कुल खत्म करने की कगार पे हैं और मिलियंस मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है तुम भी उनके एक गुप्त फॉलोअर हो गए यहाँ पर सामने से। और वो कौन टारगेट कर रहा था? भाई ब्राह्मण ही कर रहे थे, खुद को ब्राह्मण कहने वाले लोग ही कर रहे थे। तो हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन मैं अब उन सब चीज़ों के लिए तो मेंटली प्रिपेयर हूँ कि ये सब चीज़ें होती रहेंगी। कोशिश मेरी ज़रूर ये रहेगी कि अपने लोगों से कम लड़ाई हो,
इस मामले को लेकर, और वो लोग मेरी बातों को समझे, और समझे इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, समझे इस तरह से कि वो जाकर पढ़ें इस चीज़ को। क्योंकि आजकल किसी भी चीज़ को इंटरनेट पे सर्च करना है, इंटरनेट इज़ अ वेरी बिग पावरफुल सोर्स। जी। आप कोई भी चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जो अपने वीडियोज़ में आपको रेफ़रेंस दे रही हूँ, आप जस्ट उसका स्क्रीनशॉट लो, आप उसको गूगल पे डालो एंड एग्ज़ैक्टली आपको वो रेफ़रेंस मिल जाएगा। चैट जीपीटी पे डालो, ग्रॉक पे डालो, कहीं पे भी डालो, आपको कहीं न कहीं से उस बुक का पेज नंबर के साथ रेफ़रेंस मिल जाएगा। हालाँकि मैं पेज नंबर भी बता देती हूँ, बट कभी-कभार ही ऐसा होता है कि मिस हो जाता है। इनफैक्ट ये अगला प्रश्न मेरा यही होने वाला था कि एक समस्या ये हो रही है कि जब हम लोग अपने ग्रंथों के अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो ये फैक्ट है कि बहुत से लोगों को संस्कृत नहीं आती, मेजॉरिटी लोगों को संस्कृत नहीं आती, क्योंकि हमारे सिलेबस में कहीं 2-3 साल पढ़ाया जाता है मैं खुद स्कूलों में। 10th तक ही पढ़ी हाँ, हूँ। और उसमें भी वो फिर वो रहता है कि चलो बस पढ़ के क्वालिफाई कर लेना है, संस्कृत तो मतलब पढ़ना है। एक्चुअल पढ़ाई तो चाहे वो मतलब कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, एक्चुअल पढ़ाई वही मानी जाती है, संस्कृत को बहुत वो नहीं मानते। तो उसमें क्या होता है कि संस्कृत बहुत लोगों को नहीं आती। इनफैक्ट हम ही लोगों को जो चाहते हैं प्राचीन ग्रंथों का रेफरेंस भी देना। तो आपने उस चीज़ को कैसे किया? क्योंकि इसमें ट्रांसलेशंस की जो बात आती है कि कहाँ कौन सी किसकी ट्रांसलेशन हम देखें, उसके बारे में आपने जो अध्ययन किया वो ज़रूर बताएं लोगों को, ताकि जो इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अपना अध्ययन कैसे शुरू करना है, इसमें कैसे आगे बढ़ना है, थोड़ा सा उनको एक आइडिया मिल ये जाए। मेरा फ़ेवरेट क्वेश्चन है आपकी तरफ से, और इस पे मैं थोड़ा ज़्यादा हाँ, बोलना बिल्कुल, पसंद बिल्कुल, बिल्कुल। करूँगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये तो हमारी समस्या है कि संस्कृत ज़्यादातर लोगों को नहीं आती है, लेकिन लोग अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं। ये प्रश्न मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, और मैं उनको अपने हिसाब से जवाब देती हूँ कि शुरुआत तुम कैसे करो। एक तो है कि हमारे पास गूगल ट्रांसलेशन है, हाँ, ठीक है? जो कि संस्कृत का ट्रांसलेशन करता है, बट जब आप वैदिक संस्कृत के लिए जाते हो, तो वहाँ पे गूगल फ़ेल हो जाता है। इन दैट केस हम अलग-अलग आचार्यों के भाष्य पे जाते हैं। जैसे एक आर्य समाज का अपना भाष्य है, शायनाचार्य का भाष्य है। आर्य समाज में 3-4 लोग, मतलब एक वैदिक स्क्रिप्चर.com है, उसपे 3-4 लोगों के भाष्य हैं। क्योंकि वेद इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मनुस्मृति, जो कि सबसे कंट्रोवर्शियल ग्रंथ है हमारे लिए, और पूरे हिंदू समाज को उस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जबकि मनुस्मृति की कहानी ये है कि हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट तो नहीं है, हाँ, और हमारे जो मार्केट में मनुस्मृति को फैलाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ हमारा जो 1000 साल का रेसिस्टेंस देखकर ये तो समझ गए थे कि एक जो हाई मोरल वाले एजुकेटेड समाज को आप प्रताड़ित करके या जान की धमकी देकर तो नहीं सबड्यू नहीं कर ये, सकते, हाँ, क्योंकि गुरु कंट्रोल नहीं तेग कर सकते। बहादुर ने औरंगज़ेब को कहा था कि भाई धर्म हमारा हिंदू अति प्रिय, ये तो मृत्यु के बाद भी सुख देने वाला है। तो अंग्रेज़ ये समझ गए थे कि हम इनको प्रताड़ित करके तो नहीं ये कर सकते। इनके अंदर तो मतलब बच्चे-बच्चे में भी ये अवेयरनेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बचपन से ही 5 साल की उम्र से वो रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवतम पढ़ के बड़ा होगा, तो उसके अंदर मृत्यु का भय तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चोट-चपेट का भय तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इन दैट सेंस उन्होंने एक प्लान किया कि हम इनके धर्म ग्रंथों को ये करते हैं, और मैक्यूले ने अपने फादर को जो लेटर लिखा उसमें यही तो लिखा था कि हम एजुकेशन सिस्टम में ऐसे चेंजेस लाएँगे कि ये मूर्ति पूजक खुद ही कन्वर्ट हो जाएँगे। हाँ। जब मैक्स मुलर कभी भारत आया नहीं था, हाँ, मैक्सुलर भारत नहीं आया। भारत कभी आया नहीं था, लेकिन उसने भी अपनी वाइफ को बहुत सारे लेटर्स लिखे, एंड आफ्टर रिटायरमेंट ही रियलाइज्ड दैट ही डिड समथिंग रॉन्ग। तो उसने एक किताब लिखी थी, आई गेस उसका नाम था व्हाट इंडिया, और इंडिया व्हाट इट कैन गिव अस करके, ऐसे एक किताब है। वो किताब मैंने पढ़ी, वो बड़ी सुंदर किताब है। उसमें उसने इंडिया के को इतना ग्लोरीफाई किया है कि मतलब भारत ने जो वेद दिए हैं संसार को, और भारत ऐसा देश है जहाँ पे सभी समस्याओं का समाधान है। कहीं पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है, पैराडाइज है, तो वो भारत है। और यहाँ के लोगों के बारे में कि एक हिंदू समाज जो इतना प्रताड़ित हुआ है, इतना कॉलोनाइजेशन और इन्वेजन को झेलने के बाद भी
उन्होंने अपनी जो मानवता है उसको नहीं खोई है अभी तक। सेम बात कही थी यूरी बेज़मेनोव नाम के एक रशियन सोवियत संघ की तरफ से एक स्पाई आया था। तो ही सीक्रेटली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उसका कहना था कि जब मैं वहाँ के लोकल लोगों से मिला तो मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं इनके खिलाफ काम करूँ। इन लोगों ने मुझे इतना अपनत्व और प्यार दिया, तो इसलिए मैं सीक्रेटली अपनी जान बचाकर वहाँ से वो कनाडा और फिर यूएस। ये वही थे जिन्होंने बाद में सबवर्जन कैसे किया जाता उसके हाँ, बारे 4 में स्टेज ऑफ सबवर्जन मेंटल ये कोलोनाइजेशन सेम सबवर्जन के जी बारे जी में जी उन्होंने जी एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी उसको जाकर देख सकता है। उन्होंने 4 स्टेज बताया है, जी जी जी। जो कि बड़ा सही स्टेज है। तो ये इंटरेस्टिंग है ना कि जो कह रहा है कि हम सबवर्जन कैसे करना है हम बता रहे हैं आपको, वो खुद भारत में आके कह रहा है कि नहीं, मुझे दिल ही नहीं किया कि हाँ, इनको ये इनके लिए बहुत बड़ी कुछ बात है, इनके अगेंस्ट काम बहुत किया बड़ी जाए। बात है ये। ये बहुत बड़ी बात है हाँ, जी। तो इसी तरह से अब जैसे तो सबसे पहले अंग्रेज़ों का प्लान क्या था, उन्होंने सबसे पहले मानव धर्मशास्त्र के नाम से मनुस्मृति हुआ करती थी। विकिपीडिया पे भी आपको मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल्स। और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे ये धर्मशास्त्र के तौर पे फॉलो होता था एज़ अ लॉ बुक या एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए। लेकिन उस धर्मशास्त्र को जो हिंदू और बौद्ध दोनों लोग मान रहे थे, उस धर्मशास्त्र में शुरू में ही 2.13 में ये चीज़ मेंशन है कि कोई भी चीज़ जो है, श्रुति को कहा गया है कि परम प्रमाणम, श्रुति अर्थात वेद जो है वो सुप्रीम है, प्रेम वो है, अल्टीमेट है। अल्टीमेट प्रमाण है तुम्हें किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए। तो अगर तुम्हें स्मृति ग्रंथों में या इतिहास ग्रंथों में कोई भी चीज़ वेद के विरुद्ध मिल रही है तो तुम्हें उसको नहीं मानना है। और एट द टाइम मनुस्मृति में, मनुस्मृति को जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका हो उस तरह से पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि सेम मनुस्मृति अगर आप 9.90 में देखोगे तो वहाँ पे कह रहा है कि एक 25 साल के आदमी को 8 साल की लड़की से शादी कर लेनी जी जी जी, चाहिए, इस 6 तरह की साल की बातें हैं। हाँ, इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं। शूद्रों को अधिकार नहीं है पढ़ने का, बहुत सारी चीज़ें, या स्त्री स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती, पढ़ने का अधिकार नहीं है। वही मनुस्मृति ठीक 4 श्लोक बाद ये क्यों कह रही है कि जब तक लड़की राजस्वला ना हो, मतलब एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जब तक वो ना पहुंचे, उसके बाद 3 साल तक पिता को इंतजार करनी चाहिए, तब उस स्त्री की इच्छा हो तो उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश करके उसकी शादी करनी चाहिए। तो वो मनुस्मृति आपको मतलब कोई भी थोड़ा सा भी विवेकी पुरुष या स्त्री कोई भी होगा तो उसको समझ में आएगा ना कि भाई अगर ये बात मनुस्मृति में खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो कौन सा वैदिक है कौन सा अवैधिक है। हमें जो अवैधिक है उसको नहीं एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल राइट। इनफैक्ट हमने भी जो इससे विषय हैं, विवाह के विषय हैं, स्त्रियों के विषय हैं, इसके ऊपर जब हम काम कर रहे थे तो हमने भी ये पाया ये समस्या आ रही है। तो जैसे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की रिसर्च वर्क हाँ, है विशुद्ध विशुद्ध मनुस्मृति है, मनुस्मृति। हाँ जी। जब मैंने इसके बारे में कुछ लोगों से बात की, अपने ही लोगों से, तो उनके मन में ये था कि उसको बहुत ज़्यादा सैनिटाइज किया गया है। मतलब सुरेंद्र कुमार जी ने उसको बहुत ज़्यादा सैनिटाइज किया। उनका मतलब कहना ये था कि जो भी ऐसी बातें लिखी हैं, जो आप उसको स्त्री विरोधी कह लें, शूद्र विरोधी कह लें, इस तरह की जो भी बातें हैं, उसको उन्होंने कह दिया कि ये इंटरपोलेटेड है, यानी ये प्रक्षिप्त है, हाँ प्रक्षिप्त है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा और उनके एक्सप्लेनेशंस को सुना, एग्जैक्टली। तो अगर देखिए, अगर किसी के जिसको हम कहते हैं ना कि मन में चोर, तो मन में यदि चोर होता तो वो सारे श्लोक जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, वो सुरेंद्र कुमार जी कहते कि इसको हटा दो। उन्होंने हटाया नहीं, उन्होंने कहा रखा कि ये कहा गया है और एक्सप्लेन किया कि क्यों ये कि प्रक्षिप्त है, क्यों प्रक्षिप्त है। हाँ। चाहे वो शैली के आधार पर, चाहे एक कॉमन एक लाइन ऑफ थॉट है। अब बात हो रही है विवाह की, अचानक बीच में क्या खाया जाए क्या पिया जाए वो कहाँ से आ जाएगा, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो जब ये मैं देखता हूँ और बाकी मनुस्मृति के नाम पे, तो आई थिंक, मतलब आप इस पर अपना विचार जरूर रखिएगा, कि मेरा ये कहना है कि अगर कोई पुस्तक है उसमें 4 चीज़ें ऐसी कही गई हैं जो कि ठीक नहीं लग रही हैं, या मतलब लॉजिकल नहीं लग रही हैं, या आज के ज़माने के हिसाब से नहीं है, लेकिन बाकी कम से कम 20 चीज़ें ऐसी हैं, 25 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल उस लाइन ऑफ थॉट में आ रही हैं, एंड दे आर इन सिंक।
तो फिर हम उसको क्यों ना माने, हम इसी पे क्यों लड़ते रहे कि नहीं मनुस्मृति तो ऐसे कहती है। आपका क्या इसके ऊपर देखिए, सोचना है? मनुस्मृति का एट द मोमेंट 50 से ज़्यादा वर्जन है मार्केट में। राइट। एक जैसे एक मुंशी नवल किशोर हुए थे, ओके। जिन्होंने मनुस्मृति को शरिया लॉ के टाइप का लिख के दिया था। हालाँकि उसको कोई भी बौद्धिक लोग जैसे मानते नहीं है। मेधातिथि के आप श्लोक देखिए, उसमें कहीं-कहीं आप देखेंगे शूद्र शब्द लिखा भी नहीं है श्लोक में, लेकिन ट्रांसलेशन में लिखा है। बट वो ट्रांसलेशन किसका है? जॉर्ज वुलर का है, हाँ। ठीक है? अंग्रेज़ों ने जो मनुस्मृति को सबसे पहले टारगेट किया, क्योंकि उसके नियम को लोग फॉलो कर रहे थे। अब हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत नाइव होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ होती है ना कि नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से है तो हमें फॉलो करना है। करना ही है। जस्ट लाइक दैट, जो समाज में छुआछूत या भेदभाव आया, वो कहीं न कहीं ऐसी मनुस्मृति उन लोगों तक भी पहुँची पहुंचे। जहाँ पे शूद्रों से भेदभाव की बात कही गई हो। जबकि वही मनुस्मृति का 9.335 कहता है कि एक शूद्र को भी ब्राह्मण बनने का अधिकार है। वो गुणों के आधार पर ब्राह्मण उसे द्विज बना सकता है। मतलब द्विज नहीं लिखा है, शूद्र द्विज नहीं हो सकता, क्योंकि उपनयन एक बार ही होता है जी। उनका। तो वो भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। दूसरा चीज़ है कि वन पर्व में जब युधिष्ठिर की वार्तालाप चल रही होती है, जो यक्ष रूपी सर्प होते हैं हाँ, हमसे, हाँ, जब वो हाँ। मिलते हैं, तो वहाँ पे युधिष्ठिर क्लियरली कहते हैं ना सर्प को कि आई थिंक वन पर्व के चैप्टर 180 का 20वें श्लोक के बाद कहीं है ये। कोई भी सर्च कर सकता है, जिसके घर में भी महाभारत की किताब हो, कोई भी जाके उसको सर्च कर सकता है। तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जिस ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व के गुण ना हो, जो ऊपर गुण बताए हुए हैं कि ब्राह्मण में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उन 10 श्लोक में उन्होंने ब्राह्मण और शूद्रों के बारे में बात की है। तो ब्राह्मणों में जो जो गुण होनी चाहिए, जो जो शुचिता, इंद्रिय निग्रह या जो भी चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो चीज़ ब्राह्मण में नहीं है तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है, वो उस सम्मानने के योग्य नहीं है। लेकिन अगर शूद्र में वो सारे लक्षण हैं जो ब्राह्मण में होने चाहिए, तो वो शूद्र शूद्र नहीं है, ब्राह्मण है। ये भाई युधिष्ठिर कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज के टाइम पे कलयुग में आप अपने आप को युधिष्ठिर से जो धर्मराज युधिष्ठिर कहे जाते थे, आप उनसे कोई आचार्य या धर्मगुरु खुद को बोलेगा क्या कि नहीं हम उनके, क्योंकि उनको तो धर्मराज का अवतार भी माना जाता था, यमराज के, और धर्मराज युधिष्ठिर कहे जाते थे, तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो क्या आप उनकी बात को भी नकारेंगे? दूसरी चीज़, जो संस्कृत पढ़ने के मामले में कही जाए, तो संस्कृत में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के एक शिष्य को लेकर। तो मैंने पूछा था उनसे कि आप लोग कौन से वेद को मानते हो? तो उन्होंने कहा था कि शायनाचार्य के भाष्य को हम मानते हैं। तो उन्हीं का अथर्ववेद का ऐसा भाष्य था जिसमें कि गौ बलि को उन्होंने मान्य किया है। तो मैंने इस पे प्रश्न पूछा था, एंड वो जवाब तो प्रश्न मेरे बहुत सारे थे, उन्होंने जवाब मेरे, क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनल टारगेट किया था, दैट्स वाई। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स ही कॉल्ड कि ये वेश्या का मंच है, ये सब। तो अब आप खुद सोचिए कि एक वैदिक scripture.com है, ठीक है, उस पर मुझे 3-4 लोगों के भाष्य मिल रहे हैं, और एक तरफ शायनाचार्य के भाष्य हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि उसका मतलब एग्जैक्टली उस श्लोक का मतलब ये है कि वो गौ को कह रहे हैं कि हे देवी, हम तेरा ये करेंगे, स्लॉटर करेंगे तुझे, शमन, इस तरह से वर्ड यूज़ किया गया है कि शमितारह और पक्तारह 2 वर्ड है उसमें बेसिकली, जिसके अर्थ को अनर्थ किया गया है। ओके। अब शमितारह का मतलब होता है कि उसको स्लॉटर भी किया जाता है और शांत करना, मतलब काम करना या कल्याण करना, ये भी होता है। पक्तारह का मतलब होता है परिपक्व करना या हाँ, हाँ। पकाना, दोनों मतलब दोनों ही होता है। मतलब है। जैसे कि उसी अथर्ववेद में सूर्य को पृथ्वी का पक्तारह कहा गया है। राइट। सूर्य को जो है वो पृथ्वी को परिपक्व करने वाला है। तो इन दैट सेंस, अगर आप अपने धर्म में गऊ को, चूंकि हमारा सिविलाइजेशनल हिस्ट्री ऐसा रहा है कि जिस बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती थी, उसके लिए जो नॉट ऑल काउज, जो हमारी जो देसी गाय होती है A2 मिल्क वाली, उनका दूध पिलाया जाता था बच्चों को, एक परिवार के मेंबर की तरह रहती थी। एक
ऐसी जानवर इकलौती जानवर है जिसका कि एक्सक्रीशन भी प्योर आपके है या बेनिफिशियल बेनिफिशियल है। बिल्कुल तो इस वजह से पशुओं में गाय को श्रेष्ठ माना गया। जी ठीक है, तो वो अवध्या है। स्त्री, गऊ, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध या बीमार अवध्या माना गया। तो उस अवध्या के लिए अगर वहां कहा जा रहा है कि गऊ बलि दी जा रही है, देनी चाहिए, तो मैं उसको क्यों मानूंगी? मैं उसको क्यों नहीं मानूंगी जहाँ पे कि पक्तारह का मतलब परिपक्व करना है कि हे देवी तू शांत रह और हम तेरा रक्षण करेंगे, हम तुझे परिपक्व करेंगे। तो हम उस, और वो ज्यादा मुझे कल्याणकारी दिख रहा है। तो अगर वेदों के भाष्य अलग अलग हैं, अब चलिए भाष्य की बात भी छोड़िए, मैं किसी का भाष्य नहीं मान रही हूँ, आई गो थ्रू जस्ट संस्कृत। तो उसके लिए भी हमारे पास जैसे करपात्री जी महाराज के साथ एक युधिष्ठिर मीमांसक हुए थे, उन्होंने एक अपना संस्कृत व्याकरण का शास्त्र लिखा है। तो युधिष्ठिर मीमांसक का आप जाकर देखिए, उन्होंने संस्कृत के एक वर्ड के कई मीनिंग्स लिखे हैं। उसी से मैंने इसका भाष्य ढूंढा और मीनिंग ढूंढा। तो अब ये आपके बुद्धि विवेक पर है कि आप कहाँ पे कौन से शब्द का इस्तेमाल करोगे। जैसे विधर्मी इस चीज़ का बहुत उपयोग करते हैं, जैसे रामचरितमानस में शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। तो तारण का मतलब क्या होता है? तर जाना, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। या तारण का मतलब ध्यान देना भी होता है, और तारण का मतलब पीटना भी होता है। तो ढोल के सेंस में उसको पीटना है, स्त्री के सेंस में उसका ख्याल रखना है, शूद्र के सेंस में है उसको शिक्षा देना है। बिल्कुल। तो इन दैट सेंस वहाँ, अब जैसे सिंध का घोड़ा और सिंध के नमक को सैंधव कहते हैं। अब आप खाना खा रहे हैं और आप बोलेंगे जरा सैंधव ला के दो, तो मैं आपको घोड़ा ला के थोड़ी दूंगी। तो बल्कि वो आपने कहा तो मुझे याद आ गया, एक पद जो है हम लोगों को पढ़ाते थे, हाँ तो उसमें था ना रहीम का, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब हाँ, सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बिल्कुल अब बिल्कुल। पानी एक ही शब्द है, मोती में अलग मीनिंग हो गया, मानुष में अलग हो गया, चून में अलग हो गया। हाँ, आप वो छोड़िए, आप सिंपल हमारे यहाँ पानी ग्रहण संस्कार होता है। हाँ तो कोई कहेगा कि पानी ग्रहण का मतलब क्या है? पानी पीने को बोला जा रहा है, पानी ग्रहण करो मतलब पानी पियो? नहीं, इट्स अबाउट होल्डिंग द हैंड। कन्यादान। हाँ, तो उसी तरह से बहुत सारी चीजें। अब जैसे आप पानी पी रहे हैं, अभी आप कहेंगे किसी को कि भाई प्यास लगी है, जल ला दो। ठीक है, तो वो कहीं ये ना समझ ले कि भाई जला दो। तो ऐसी ऐसी चीजें भी इस तरह से अर्थ का अनर्थ जो विधर्मी होते हैं वो करते हैं, और मैं बेसिकली उन्हीं सब चीज़ों का खंडन करती हूँ। एक और चीज़ है जो आई थिंक हम खंडन करते हैं, और ये लोग जैसा मैंने कहा कि एक तरीके से तैयार बैठे रहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ आए तो हम तुरंत से उसका खंडन करें या उसका बड़ा ऑपोजिशन इस तरीके से करें कि सामने वाला फिर वो बोलना बंद कर दे। एक वो मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट रिबटल, वो होता है कि उनको ऐसा कर दो कि वो आगे से बोले नहीं, ताकि उनका वो चलता एक्चुअली जो रहे। पर्सनल अटैक्स होते हैं ना, देखिए एक फीमेल के लिए, बीइंग अ फीमेल, मैं ये जानती हूँ कि अगर मेरे ऊपर कोई चारित्रिक अटैक करता है तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। मैं अंदर से बहुत हर्ट होती हूँ। एंड अगर ईश्वर स्थित है, ईश्वर देख रहा है, तो जिसने भी ये काम किया है उसको तो उसका परिणाम मिलना ही चाहिए, या मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैं अगर जो काम कर रही हूँ ना, मैं इसको सेवा समझ के कर रही हूँ, मुझे इसके लिए कोई सैलरी नहीं मिल रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे अप्रोच नहीं किया, कभी किया है, लेकिन मैंने उनको भी ये बात बोली है कि भाई आप अच्छा करोगे, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आई विल वर्क फॉर यू, आपके बिना कहे। ठीक है, लेकिन आप गलत करोगे, अगर मैं आपसे जुड़ जाती हूँ तो मेरे अंदर मेरे लिए ये बाध्यता हो जाएगी कि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा ही बोलूँ। हाँ सही बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2024 में मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी फॉर राम मंदिर, एंड अभी यूजीसी के लिए क्रिटिसाइज कर रही हूँ, ये भी एक बहुत अच्छा फिल्टर का काम किया कि यूजीसी के बाद जो जितने आईटी सेल वाले थे वो स्टिल उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते, इवन अगर वो सवर्ण समाज के हैं तो भी। जी तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो संस्कृत की जहाँ तक बात है, तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे जो बेस्ट मिला वो युधिष्ठिर मीमांसक जी की किताब, संस्कृत अध्याय पे जो उन्होंने
पूरे वर्ड मीनिंग्स उस पे, हाँ, लेकिन यही है कि ढूँढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है उसको। एक और चीज़ आई थिंक उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा-सा जो शिक्षा व्यवस्था पे भी हम लोग वापस आएँगे कि जिससे इनफैक्ट हमारी बात शुरू हुई थी कि बच्चों के ऊपर राइट फ्रॉम लोअर केजी, अपर केजी, मतलब जो नर्सरी लेवल से ही वो कंपटीशन और फिर वो प्ले स्कूल्स और ये सब, उससे हटने का या उसको छोड़ने का कोई प्रैक्टिकल तरीका आप देखती हैं जो कि क्योंकि आज के समाज में अगर किसी को भी जाएं, किसी भी पेरेंट्स को जिनके बच्चे उस एज ग्रुप में हैं, तो चलिए हम अगर वो बात के जो करियर चॉइसेस हैं उस पर ना भी आए, जो बचपन में ही जो बातें हो रही हैं, बचपन से ही जो एक दुराव आ रहा है, चाहे आप प्ले स्कूल में डाल रहे हैं, चाहे आप क्रेच में डाल रहे हैं, है ना? तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे या प्रैक्टिकली उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है वो, क्योंकि वो यही कहते हैं कि भाई हमें इतना अर्न नहीं करेंगे तो फैमिली कैसे चलेगी, इतने बिल्स कैसे भरेंगे। आप कुछ देखती हैं कि कोई तरीका है या आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वहाँ पे क्या होता है जिससे बिल्कुल, कि यहाँ जैसे यूके में नर्सरी प्रैक्टिशनर जो होते हैं, पहले तो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि अपने बहुत सारे बच्चे ना, पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब बच्चे 6-7 महीना वहाँ के पे, नर्सरी या क्रैच कहा जाता है, वहाँ प्ले स्कूल नहीं कहा जाता है। तो वहाँ पे वो लोग अपने बच्चों को लाइक 6 महीने के बाद से डाल देते हैं। 6 महीने 7 महीने 6 महीने के होते-होते 6 महीने 7 महीने से बच्चों को वहाँ पे भेजना स्टार्ट करते हैं। और बच्चों की ग्रोथ मैं देखती हूँ कि जो बच्चा बहुत हिस्ट-पुस्ट और अच्छा-सा दिख रहा है, उसकी ग्रोथ अफेक्टेड दिखती है उसके बाद। ओके। क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, नर्सरी जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो काफ़ी ट्रेन्ड होते हैं। तो पहली बात तो 6 महीने और 1-2 साल के बच्चों को तो डालना ही नहीं चाहिए। मिनिमम एज जो होनी चाहिए 3 साल होनी चाहिए, और वो भी कुछ घंटों के लिए भेजो, ताकि बच्चों के अंदर, क्योंकि आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं ना, मैंने ये देखा है कि अब घर के बच्चों में न्यूक्लियर फैमिली में रहने के कारण अपने ही एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हो गए, उनसे भी उनको स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, उनके पास भी वो नहीं जाते हैं, और वो ग्रैंड पेरेंट्स बड़े दुखी होते हैं। ऐसा भी मैंने कई परिवारों में देखा। तो इन दैट सेंस प्ले स्कूल या नर्सरी क्रच वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो बच्चों के अंदर ना एक कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेंजर एंजाइटी को ख़त्म करता है। प्लस वो बेसिक लाइफ स्किल या हैक्स कह सकते हैं कि सेल्फ हाइजीन और बेसिक एटिकेट्स, लोगों से कैसे मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। बट बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, अब एक इंसान पे 5 बच्चा है, तो वो एक माँ वाला प्यार तो नहीं दे पाएगा, ना तो उसके अंदर फीलिंग्स है। शी इज़ डूइंग इट जस्ट लाइक हाँ, हर ड्यूटी। एज़ अ हाँ, ड्यूटी। बिकॉज़ शी इज़ अर्निंग बिल्कुल। बिकॉज़ ऑफ दैट। तो उसका मुझे लगता है कि आप या तो बच्चे पैदा ही ना करो, अगर करो तो ये ध्यान रखो कि एटलीस्ट 5 साल आप उसको फुल टाइम दो, हुँ। नहीं तो आपको बच्चा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि एक बच्चा, ठीक है, वो पौधा है, जैसे एक पीपल या बरगद का पेड़ है, अब एकदम छोटा पौधा है, इनिशियली उसको खाद पानी की ज़रूरत है। जब वो पेड़ या बड़ा पेड़ बन जाए तो खुद ही कई पक्षियों का घर बन जाएगा। तो जस्ट लाइक दैट एक बच्चा भी अभी जो ग्रो कर रहा है, आप उसको मेंटली इतना, और यही चीज़ लीड करता है कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं, या जो मैं कह रही हूँ ना कि हर घंटे एक बच्चा सुसाइड करता है, इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं फैमिली से इमोशनली डिटैच है। डिटैच्ड हो गया है। हम कोई भी, जैसे मैं अगर कोई भी डिसीजन लेती हूँ आज के भी टाइम पे, इवन शादी के बाद भी, तो मेरे माइंड में होता है कि इस काम को करूँगी तो मेरे पापा मम्मी क्या सोचेंगे, ठीक है, और देन मैं उस चीज़ का डिसीजन लेती हूँ। लेकिन मैं अपने दोस्तों को या बाकी लोगों को ऐसा करते हुए नहीं देखती, और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि यूके में मेरी सोशल लाइफ जो है वो बहुत लिमिटेड हो गई, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच आई कैन नॉट फॉलो, बिकॉज़ इट्स अगेंस्ट माय ट्रेंड जो कल्चर, है वो, एंड हाँ, मेंटली मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल। हाँ। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बात जो है, क्योंकि अक्सर मैं पढ़ता हूँ कि कई जगह की, जैसे जो फ़िनलैंड है, छोटी सी कंट्री है,
उसका एजुकेशन सिस्टम कहते हैं बहुत अच्छा है, और कई बार कई रेटिंग्स में और स्टैंडिंग्स में उसको कहते हैं नंबर 1 है। तो एक बार मैंने पढ़ा था कि भाई आखिर क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो पहला, वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस वाज कि 6 साल तक बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है, वो अपने परिवार के साथ ही रहता है, अपना जो भी है, बाद में जो पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो फर्स्ट 5-6 ईयर्स है। इनफैक्ट मैं यहाँ आने से पहले रास्ते में एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई। इट वाज बेसिकली अबाउट वेस्टर्न सोसाइटी ओनली, इट्स अ वेस्टर्न पॉडकास्ट। तो वो ये बात कर रहे थे कि डिवोर्स के लिए कौन सा पीरियड सही है, अगर डिवोर्स लेना ही है तो, इफ़ इट इज़ दैट कि आप बिल्कुल नहीं चल सकते। तो उसमें वो कह रहे थे, जो स्पीकर थी वो कह रही थी कि 3 साल तक का अगर आपका बच्चा है तब तक तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो टाइम होता है जब वो इमोशनली उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है, अटैच्ड होता है, और दोनों से अटैच्ड होता है, ऐसा नहीं है। हालांकि बाद में वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक्चुअली कोई भी एज ग्रुप, मतलब आपके बच्चे की एज ग्रुप ऐसी नहीं है जब आप डिवोर्स कर लें। तो बड़ा बिल्कुल इंटरेस्टिंग बिल्कुल उनका प्रेमाइस था। टोटली अग्री। जी। तो और शिक्षा व्यवस्था को लेके, या शिक्षा से जो आप अभी सारा अध्ययन कर रही हैं या उसको और बढ़ाना चाह रही हैं, इसमें आगे भी कुछ आप सोच रही हैं कि इसको किस लेवल पे ले जाएं? बिल्कुल जैसे अभी के करंट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, तो मैं आपसे बिफोर वी स्टार्टेड मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि जब 2004 में बीजेपी की सरकार गिरी थी, अटल जी की जी जी। सरकार थी, और मुरली मनोहर जो एचआरडी मैनेजर सॉरी एचआरडी मिनिस्टर थे। मिनिस्टर थे। हाँ, तो एट दैट टाइम जैसे इनकी सरकार गिरी, अर्जुन सिंह पावर में आए, ही बिकम न्यू मिनिस्टर, एंड उन्होंने इमीडिएटली रोक लगा दी जो भी पॉजिटिव चेंजेस उन्होंने किया था, यस। जिससे कि, क्योंकि आप ये सोचिए कि मैं मुगलों के बारे में क्यों पढूं, मुझे नहीं इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि दे आर नॉट आर पीपल। वो बाहर से आए, उनकी खुद की किताबें पढ़ो। चलो आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो भी लिख दिया, लेकिन हम, आपने जो लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, हम उसको सच माने, या औरंगजेब ने खुद से जो मसीर आलमगीरी में या फतवाए आलमगीरी में लिखा वो माने, जो खिलजी ने तारीख़ अमनी में लिखा वो माने। तो जब जो चीज़ उन लोगों ने खुद के रिकॉर्ड में लिखा है, हम उसको सही मानेंगे ना। जो सिकंदर बुतशिकन जो आया और उसने कहा कि मैंने एक साथ इतने ब्राह्मणों की हत्या की कि उनके 37 किलो जनेऊ बाई वेट, हाँ तौल बाई के वेट हमने तौल के देखा। तो सोचो, कितने खून लोगों में को मारा भीगे है। हुए जनेऊ 37 किलो कितनों को मारा होगा। बिल्कुल। तो अगर वो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करके गया है, तो मैं उसकी बात मानूं या आपकी बात मानूं कि हमारे तो फूड कल्चर वो लेके आए, बिरयानी वो लेके आए, तो भाई उनके देश में क्यों नहीं है एग्जैक्टली। ना। तो वही चीज़ है कि आप अगर अपनी चीज़ों को खुद इम्पोर्टेंस देना नहीं सीखोगे, और तो बाहर वाले क्यों देंगे, और बाहर वाले जो देकर गए हैं इम्पोर्टेंस, आप उसको भी तो अपने लोगों को नहीं बता रहे हो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जो करंट की सरकार है, इनको अर्जुन सिंह से ये चीज़ सीखना चाहिए था। इन्होंने 10 साल से ज़्यादा का समय वेस्ट कर दिया। अभी भी जो बदलाव कर रहे हैं उसको अति से भी अति स्लो कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन सिंह ने इमीडिएटली कमेटी बनाई, साल नेक्स्ट ईयर से पूरा का पूरा सिलेबस चेंज था। आप अभी तक उसी चीज़ को ढो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नानगेली का ब्रेस्ट टैक्स, ठीक है, ये टोटली कपोल काल्पनिक कहानी है जो 2000 के टाइम पे लाई गई, राइट। उस चीज़ को हटाने में 2017 में हटाया गया, जबकि जयललिता ने 2012 में लेटर लिखा था मनमोहन सिंह को कि इसकी वजह से जो स्कूल में बच्चे हैं, क्योंकि वो 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में वो डाला गया था कि बच्चे जो हैं आपस में, उनमें मनमुटाव बढ़ रहा है, जो माहौल है स्कूल का ख़राब हो रहा है, ठीक है, कि स्पेशली ब्राह्मणों के अगेंस्ट, क्योंकि आरोप तो यही लगाया गया कि नंबूथिरी और नायर जो ब्राह्मण्स थे, उन लोगों ने इन लोगों पे, जो लोअर कास्ट की फीमेल्स थी, उन पे ब्रेस्ट टैक्स थोपा था। एंड क्रेडिट किसको दिया भाई? टीपू सुल्तान ने उसको हटाया। मतलब अजीब सी बात है, जो आपकी महिलाओं को माले गनीमत बना रहे हैं,
वो ब्रेस्ट टैक्स हटाएंगे जो बाज़ारों में बेच रहे हैं। कहा जाता है कि आई थिंक विक्रम संपत का ये स्टेटमेंट है कि अम, जो वो कौन सा मीनार है गजनी में, मीनारे मसूद या कुछ ऐसे नाम है उसका, उस मीनार के पास लगभग 4 लाख हिंदुस्तान की बेटियों को बेचा गया। हाँ, वो तो मतलब ये तो कई रिकॉर्ड्स में है और हाँ, इसके बारे में चर्चा होती रहती है। तो आप ये सोचिए कि आप इतने साल से आकर हमने आपको इतना भरोसे के साथ चुना कि आप हमारे अपने लोगों को उनका इतिहास बताएं। बात सही है। और बात अगर आप देखें तो सरकार की सरकार अपना एक रोल उसका है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कम्युनिटी की तरफ से भी अभी तक बहुत प्रखर आवाज़, मतलब एक कम्युनिटी की तो सबसे बड़ी कमी है। वो डिसेंट आया है, या इसको अगर हम कहें जैसे सोशल मीडिया में रिबिटल आया है, हमने अपनी बात कहनी शुरू की है, लेकिन कम्युनिटी के लेवल पे अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक कोचिंग संस्थान में जब पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं ना, उनके ऊपर जो ज़बरदस्ती की चीज़ें, हो सकता है वो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो। क्योंकि भारत जैसे बहुसंख्यक देश में आपको लगता नहीं है कि कितने सारे टैलेंट बड़े होंगे जो बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स लेकर आ सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड अदर चीज़ों में वो बहुत नाम कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको क्यों उनको ज़बरदस्ती सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही ढकेलना है? आई थिंक वो वही जो अंग्रेज़ों ने जो मेंटालिटी क्रिएट की हाँ, कि अब वो आपको अपने कुछ लोगों भी के साथ तो नहीं कर रहे हैं हाँ, वो चीज़। कि कुछ भी करके पढ़ाई करके आपको एक नौकरी पा लेनी है, एक एक लाइन ऑफ करियर आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद आप चाहे जो करें ना करें, तो वो सेफ्टी फर्स्ट वाला जो है, आई थिंक उसको भी तोड़ने की ज़रूरत है। और अब शायद कम से कम, पहले तो ये मान के चला जाता था कि मान लीजिए एक बड़ा चला हुआ वो था, डायलॉग था कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूपीएससी, हाँ, यही 3 ऑप्शंस थे। स्पेशली हमारे यूपी बिहार। हाँ, यूपी बिहार में तो भयंकर था पूरा हिंदी जो हिंदी बेल्ट है कह लीजिए। अब तो फिर भी बहुत सारे नए नए एवेन्यूज़ खुले हैं, तो बजाय इसके कि हम पुश करें अपने बच्चों को एक ही किसी चीज़ में, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट जैकेट में, एक्सप्लोर करने का जो एक एबिलिटी है, आई थिंक एज पेरेंट्स अपने बच्चों में इनकलकेट करने के लिए एज पेरेंट्स भी हम लोगों को समझना पड़ेगा एक एक स्तर पर कि हमें छोड़ना पड़ेगा, हम जिस डर में हम पले बढ़े, शायद उस डर को हमें वहाँ छोड़ना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आई टोटली एग्री। बिल्कुल। सोनाली जी, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई छोटे छोटे अलग अलग तरीके से हमने जो है इसको डील किया है, अलग अलग प्रश्नों को। यहाँ पे जो हमारा प्रयास था वो ये था कि जो भी बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जो अपने धर्म के बारे में, अपनी प्राचीन ग्रंथों के बारे में जानना चाहते हैं, तो सोनाली जी जैसे लोग, जैसा उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अप्रोच किया, उन चीज़ों को जो भी दर्शक सुन रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान में लें। और भी बहुत सारे तरीके हैं। आइडिया ये है कि हम अपना जो ये कॉलोनियल माइंडसेट है, उससे हम जिस भी एज ग्रुप में हों, चाहे हम यंग एज ग्रुप में हो, 20s में हो, 20 से जस्ट पहले जो यंग एडल्ट एज ग्रुप हो वो हो, जिस भी एज ग्रुप में हो, 30s में हो, 40s में हो, इवन 50s की भी मैं बात कर रहा हूँ, 50s 60s के भी लोगों को अपने को डिकॉलोनाइज करने के लिए, जो मेंटल डिकॉलोनाइजेशन है, उसके तरफ हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर पाएँ। और इसी कड़ी में ये आज की चर्चा रही सोनाली जी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनाली जी। नमस्कार।